ओशो का एक ऐसा वाकया है ना जो आज भी समाज को मतलब एक पल के लिए चुप करा देता है। हाँ, जिस ऊर्जा को तुम सेक्स कहते हो वही ऊर्जा ध्यान बन सकती है। ये सुनते ही आज भी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और कान खड़े होना स्वाभाविक भी है बिल्कुल, क्योंकि हमारी पूरी परवरिश, हमारा समाज, हमारे धर्म, सब सब कुछ। कुछ सबने मिलकर हमारे दिमाग में एक समीकरण सा बना दिया है कि सेक्स और अध्यात्म ये तो दो अलग अलग ध्रुव हैं। हाँ, एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। बिल्कुल। एक को पकड़ोगे तो दूसरा छूटेगा ही छूटेगा, ये हमें सिखाया गया है। और फिर ओशो आते हैं और उस पूरे समीकरण को ही तोड़ देते हैं। और शायद यही वजह है कि आज हम इस पर बात कर रहे हैं। हम्म, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो ओशो के दर्शन पर आधारित एक बहुत ही विस्तृत लेख है। हम्म, और आज हमारा मिशन सिर्फ जानकारी देना नहीं है, नहीं। बल्कि इस उलझे हुए और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे गए विषय की परतों को खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ओशो वाकई समाज के नियमों को चुनौती दे रहे थे, या वो किसी ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे देखने की हमारी आदत ही नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई कोई सिर्फ दार्शनिक बहस नहीं है, ये उस ऊर्जा की बात है जो हम सबके भीतर है। तो सवाल ये है कि उस ऊर्जा को हम अपना दुश्मन समझें या दोस्त। सही बात है। आज की चर्चा मेरे ख्याल से इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ओशो को जरूरत क्या पड़ी इस वर्जित, इस टैबू विषय पर इतना खुलकर बोलने की, जिस विषय पर बड़े बड़े संत महात्मा भी चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। ओशो ने उसे अपने दर्शन का केंद्र क्यों बनाया? यहीं से ओशो की पूरी सोच की बुनियाद समझ में आती है। उनका जो मूल तर्क था वो ये था कि समाज जिस भी चीज को गलत या पाप कहकर दबाने की कोशिश करता है, वो चीज खत्म नहीं होती, बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली और विकृत होकर हमारे मन पर कब्जा कर लेती है। अच्छा, जिसे फोरबिडन फ्रूट इफेक्ट भी कहते हैं शायद। बिल्कुल। जिस फल को खाने से मना किया जाए, मन सबसे पहले उसी की तरफ भागता है। मतलब कि समाज ने सेक्स पर बात करने से मना किया, उस पर शर्म और अपराध बोध का एक पर्दा डाल दिया, और अनजाने में ही उसे एक ऑब्सेशन, एक जुनून बना दिया। एकदम सही पकड़ा आपने। जो एक बिल्कुल स्वाभाविक जैविक क्रिया थी, वो एक मानसिक बीमारी बन गई। हम्म। ओशो के मुताबिक सेक्स अपने आप में कोई समस्या था ही नहीं। समस्या थी समाज की दमनकारी सोच। उन्होंने देखा कि लोग बाहर से तो ब्रह्मचर्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चौबीसों घंटे उनके मन में सेक्स ही घूमता रहता है। तो एक तरह का पाखंड हो गया। बिल्कुल। तो ओशो ने कहा, इस पाखंड को तोड़ना होगा। जिस चीज ने तुम्हारे पूरे मन पर कब्जा कर रखा है, उसे अंधेरे में रखने से काम नहीं चलेगा, उसे रोशनी में लाकर समझना पड़ेगा। लेकिन जब वो समझने की बात करते हैं तो वो सेक्स को परिभाषित कैसे करते हैं? क्या वो इसे सिर्फ एक शारीरिक क्रिया के तौर पर देखते थे? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। उनके लिए सेक्स जीवन की मूल ऊर्जा थी। लाइफ फोर्स, एनर्जी। हाँ, अच्छा। ये वही सृजन की शक्ति है जिससे एक बच्चा पैदा होता है, एक फूल खिलता है, एक सितारा बनता है। ये पूरे ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा है। और इसी बिंदु पर वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो समाज के पूरे नैतिक ढांचे को हिला देता है। हाँ, मुझे याद है वो सवाल। जिस ऊर्जा से तुम्हारा जन्म हुआ है, जो तुम्हारे जीवन का स्रोत है, उसे तुम पाप कैसे कह सकते हो? जी। ये तो सीधे सीधे उस धारणा पर हमला है जो कहती है कि हम पाप से पैदा हुए हैं। सही कहा। यह सवाल सोचने पर मजबूर करता है। ओशो का कहना था कि जब आप जीवन के स्रोत को ही पाप मान लेते हो तो आप अनजाने में जीवन के ही विरोधी हो जाते हो। आप खुद से नफरत करने लगते हो। बिल्कुल। उनका उद्देश्य भोग का प्रचार करना नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस विकृति और उस आत्मघृणा को खत्म करना था जो हजारों सालों के दमन से पैदा हुई थी। वो उस ऊर्जा को उसका स्वाभाविक सम्मान वापस दिलाना चाहते थे। तो ये तो समझ में आया कि उन्होंने इस पर बात क्यों की। हम्म, उनका इरादा समाज को एक आईना दिखाना था कि देखो, तुम्हारे दमन ने इस खूबसूरत ऊर्जा का क्या हाल कर दिया है। लेकिन सिर्फ समस्या बताना तो काफी नहीं है। उन्होंने इसका कोई समाधान भी तो सुझाया होगा। स्रोत बताते हैं कि समाज हमें आमतौर पर दो ही रास्ते देता है। हाँ, और दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। पहला रास्ता है भोग का, मतलब इंडल्जेंस। ठीक है। इसमें व्यक्ति बिना किसी समझ के बस अपनी ऊर्जा को एक मशीन की तरह यंत्रवत तरीके से खर्च करता रहता है। उसे लगता है कि वो आनंद ले रहा है, पर असल में वो बस एक तनाव से मुक्त हो रहा है और
फिर से उसी चक्र में फंस जाता है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है त्याग का, रिनंसिएशन। इसमें ऊर्जा को जबरदस्ती दबाया जाता है, उसे दुश्मन मानकर उससे लड़ा जाता है। योगी, तपस्वी अक्सर यही रास्ता अपनाते हैं। तो एक तरफ है अनियंत्रित भोग और दूसरी तरफ है कठोर दमन। ये तो बड़ी अजीब चॉइस है। मतलब या तो आप बाढ़ में बह जाओ या फिर नदी को सुखाने की कोशिश करो। क्या नदी के साथ बहने का, उसे एक दिशा देने का कोई रास्ता नहीं है? बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। और यही ओशो का तीसरा रास्ता है, जागरूकता का, अवेयरनेस। न भोग न त्याग, बल्कि बोध, जानना, देखना, साक्षी होना। पर इस तीसरे रास्ते को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि दमन इतना खतरनाक क्यों है, जिसे समाज इतना बढ़ावा देता है। हाँ, इस पर थोड़ी और बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी सेक्स ऊर्जा को दबाता है तो असल में होता क्या है? वो ऊर्जा जाती कहाँ है? देखिए, विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। सही बात है। जब आप सेक्स की ऊर्जा के प्राकृतिक बहाव को रोकते हैं तो वो एक बांध के पीछे जमा हुए पानी की तरह हो जाती है। अब वो पानी या तो कहीं से रिस कर सड़ांध पैदा करेगा या फिर बांध तोड़कर सब कुछ तबाह कर देगा। बिल्कुल। दबी हुई सेक्स ऊर्जा भी विकृत हो जाती है। वो क्रोध, हिंसा, चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन या किसी यौन विकृति के रूप में बाहर निकलती है। और ये जो दमन की बात है, ये सिर्फ विकृति ही पैदा नहीं करता। मेरे ख्याल से ये एक तरह का गहरा अपराध बोध भी बनाता है। बिल्कुल। इंसान खुद को ही गंदा या अपवित्र समझने लगता है। क्या श्रोत इस गिल्ट कॉम्प्लेक्स पे भी कुछ कहता? बिल्कुल। ये दमन का सबसे खतरनाक परिणाम है। व्यक्ति अपने ही शरीर का, अपनी ही ऊर्जा का दुश्मन बन जाता है। वो खुद से लड़ने लगता है। और ओशो का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, क्या? दबी हुई सेक्स ऊर्जा कभी पवित्र नहीं हो सकती। क्योंकि दमन में अस्वीकार का भाव है, और जिसे आप स्वीकार ही नहीं करते, जिसे आप अपना हिस्सा ही नहीं मानते, आप उसे रूपांतरित कैसे कर सकते हैं? आप सिर्फ उससे लड़ सकते हैं और उस लड़ाई में आप ही हारेंगे। ठीक है, तो दमन का रास्ता एक बंद गली है। अब आते हैं जागरूकता के रास्ते पर। ये भोग और त्याग से अलग कैसे है? इसका मतलब क्या है? ऊर्जा के प्रति जागरूक होने का मतलब क्या है? जागरूकता का मतलब है ऊर्जा के उठने पर उसे बिना किसी अच्छे बुरे का लेबल लगाए देखना। बस देखना? हाँ, बस देखना। जैसे आप अपनी सांस को आते जाते देखते हैं, वैसे इस ऊर्जा को महसूस करना। ना तो उसके पीछे भागना है, जो कि भोग है, और ना ही उससे भागना है, जो त्याग है। बस ठहर कर साक्षी भाव से उसे देखना है। और इस देखने भर से, इस अवेयरनेस से होता क्या है? जादू की तरह ऊर्जा बदल कैसे जाती है? इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। पानी के 3 रूप होते हैं, बर्फ, पानी और भाप। है तो एक ही चीज, H2O, लेकिन चेतना यानी कि तापमान, उसके अलग अलग स्तर पर उसका रूप और गुण बदल जाता है, नहीं बन जाती है। और पानी बनने पर क्या होता है? वो अब सिर्फ शारीरिक नहीं रहता, उसमें भावना का प्रवाह होता है। वो 2 लोगों को जोड़ सकता है। और भाप? जब जागरूकता और गहरी होती है, ध्यान का ताप और बढ़ता है, तो वही प्रेम रूपी पानी प्रार्थना या ध्यान रूपी भाप बन जाता है। अब उसकी दिशा ऊपर की ओर हो जाती है, वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। मतलब ऊपर की ओर उठने लगता है? हाँ, वो फैलता है, असीम में मिलने को आतुर हो जाता है। ऊर्जा वही है, बस जागरूकता के स्तर ने उसका पूरा स्वरूप और उसकी पूरी दिशा बदल दी। प्रेम तक तो ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन प्रेम से प्रार्थना और फिर ध्यान, ये छलांग बहुत बड़ी लगती है। समाज तो सेक्स और ध्यान को दुश्मन मानता है। ओशो इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं? यहीं पर उनका सबसे क्रांतिकारी विचार आता है, सेक्स से समाधि तक। हाँ, और वो इसे सिर्फ एक कल्पना की तरह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह समझाती हैं। वो कहती हैं कि इन दोनों अनुभवों में, जो सतह पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिखते हैं, बिल्कुल, उनमें एक गहरी समानता है। एक ऐसा धागा है जो दोनों को जोड़ता है। क्या समानता? एक पूरी तरह से शारीरिक अनुभव और एक परम आध्यात्मिक अनुभव में क्या समान हो सकता है? अहंकार का विसर्जन, मैं का भाव कुछ पलों के लिए मिट जाना। अच्छा। ओशो समझाते हैं कि गहरे संभोग के क्षण में एक पल ऐसा आता है जब व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। समय रुक जाता है, विचार थम जाते हैं और एक असीम आनंद की एक झलक मिलती है। हाँ, ये अनुभव तो होता है। ये एक छोटी सी मृत्यु जैसा है, जहाँ आपका अहंकार एक पल के लिए विलीन हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि ये झलक क्षणिक होती है। रुकिए, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब
सेक्स में जो एक पल के लिए सब कुछ भूल जाने वाली फीलिंग आती है, ओशो कह रहे हैं कि समाधि उसी फीलिंग का परमानेंट वर्जन है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने बिल्कुल सही समझा। सेक्स उस अनुभव का एक ट्रेलर दिखाता है, समाधि पूरी फिल्म है। वाह। ध्यान में वही अहंकार का विसर्जन, वही मैं का मिटना स्थायी हो जाता है। वो झलक एक स्थायी अनुभव बन जाती है। इसीलिए ओशो का वो मशहूर कथन है, सेक्स एक झलक देता है, ध्यान स्थायी अनुभव देता है। मतलब सेक्स उस परम आनंद की एक खिड़की दिखाता है और ध्यान उस आनंद का दरवाजा ही खोल देता है। ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। तो ऊर्जा वही है, बस चेतना का स्तर अलग है। लेकिन ये रूपांतरण होता कैसे है? चलिए एक आम इंसान के नजरिए से सोचते हैं। ठीक है। कोई सुन रहा है और सोचता है, ठीक है, मैं अपनी ऊर्जा को दबाना नहीं चाहता, पर इसे जागरूकता से देखूं कैसे? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका स्रोत में बताया गया है? मतलब करना क्या है उस पल में? स्रोत के अनुसार ओशो इसकी एक बहुत ध्यानपूर्ण प्रक्रिया बताते हैं। वो कहते हैं कि यदि सेक्स को एक ध्यान की तरह अनुभव किया जाए तो ये यात्रा शुरू होती है। इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या है वो 3 चीजें? पहला, बिना किसी अपराध बोध के ये मानना कि ये ऊर्जा पवित्र और स्वाभाविक है। दूसरा, बिना किसी जल्दबाजी के इसे किसी लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ न बनाना। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या? पूरी चेतना और जागरूकता के साथ। पूरी चेतना के साथ? इसका मतलब क्या है? क्या अपनी सांसों पर ध्यान देना है या शरीर की संवेदनाओं पर? इसका मतलब है उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना। अपने साथी के प्रति, अपनी सांसों के प्रति, अपने शरीर में उठ रही हर संवेदना के प्रति पूरी तरह जागरूक होना। जब आप इतनी समग्रता से मौजूद होते हैं तो वो क्रिया सिर्फ एक शारीरिक घर्षण नहीं रह जाती, वो एक कम्युनियन, एक गहरा मिलन बन जाता है। वो ध्यान का रूप ले लेता है। अच्छा। और यहीं से रूपांतरण की सीढ़ी शुरू होती है। सेक्स प्रेम बनता है, प्रेम प्रार्थना बनता है, प्रार्थना ध्यान बनती है, और ध्यान परम चेतना यानी समाधि का द्वार खोलता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और शब्द बार बार आता है और वो है तंत्र। हाँ। और जब लोग तंत्र का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत पता नहीं क्यों विदेशी तरीकों, कामसूत्र या अजीबोगरीब यौन तकनीकों की तस्वीरें आने लगती हैं। और ये तंत्र के साथ हुआ सबसे बड़ा अन्याय है। समाज ने अपनी दमित वासनाओं के चश्मे से तंत्र के गहरे दर्शन को देखा और उसे सिर्फ कुछ शारीरिक तकनीकों तक सीमित कर दिया। ओशो इस पर बहुत जोर देते थे। वो कहते थे, तंत्र सेक्स नहीं सिखाता, तंत्र जागरूकता सिखाता है। सेक्स तो उस बड़ी प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा भर है। तो फिर तंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है अगर वो सिर्फ तकनीक नहीं है? तंत्र का मूल सिद्धांत है, जीवन में किसी भी चीज को अस्वीकार मत करो, जो भी है उसका उपयोग करो ऊपर उठने के लिए। मतलब ऊर्जा को दबाओ मत, बल्कि उसे रूपांतरित करो। तंत्र कहता है कि शरीर कोई पाप नहीं है, शरीर मंदिर है, और शरीर में बहने वाली ऊर्जा अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र है। ये देवता की शक्ति है। अच्छा। तंत्र उस ऊर्जा को जागरूकता के माध्यम से मूलाधार से सहस्रार तक, यानी शरीर के निम्नतम केंद्र से उच्चतम केंद्र तक ले जाने का विज्ञान है। तो समस्या तंत्र में नहीं है, बल्कि उसे देखने वाली हमारी अचेतन और विकृत दृष्टि में है। हमने अपने मतलब के लिए एक पूरे विज्ञान का अर्थ ही बदल दिया। बिल्कुल। तंत्र का मार्ग भोग का नहीं, बोध का है। वो कहता है, शरीर का उपयोग करो, लेकिन चेतना के शिखर तक पहुंचने के लिए, न कि कीचड़ में और धंसने के लिए। तंत्र सबसे साहसी दर्शनों में से एक है, क्योंकि वो जीवन की किसी भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ हो रही है कि ओशो सेक्स के पक्ष में नहीं बल्कि चेतना के पक्ष में बोल रहे थे। हाँ। वो सेक्स को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, मंजिल की तरह नहीं। आपने एकदम सही सारांश निकाला। उनका पूरा जोर इस बात पर था कि जिस समाज ने सेक्स को पाप कहकर दबाया, उसी समाज में सबसे ज्यादा यौन अपराध, हिंसा और मानसिक विकृतियां पैदा हुईं। क्योंकि उनका सीधा सा नियम था, जिसे तुम दबाते हो वो विकृत होकर बदला लेने लौटता है। उनका समाधान था, दबाओ मत, जानो, जानने से ही रूपांतरण होता है। तो इस पूरी गहरी बातचीत के बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे वो ये है कि ओशो का अंतिम संदेश बहुत सीधा और सरल है। बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से डरो मत, उसे समझो। उससे भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगी, उसे दबाओगे तो वो विस्फोट करेगी। लेकिन अगर तुम उसके प्रति जागरूक हो जाते हो
तो वही ऊर्जा जो तुम्हें नीचे गिरा सकती है, तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है। जी। और अंत में यही समझना जरूरी है कि असल समस्या सेक्स नहीं है। असल समस्या हमारा अचेतन मन है, हमारी बेहोशी है। मुक्ति इस ऊर्जा को खत्म करने से नहीं मिलेगी, नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह समझने और जागरूकता से रूपांतरित करने से मिलेगी। ये जहर नहीं, ये अमृत बनने की क्षमता रखने वाला तत्व है। बस उसे बनाने की कीमिया पता होनी चाहिए, और वो कीमिया है ध्यान। बस दिशा का फर्क है। ये वाकई एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा रही। इसने एक बहुत ही विवादित विषय पर एक बिल्कुल नई रोशनी डाली है। और शायद यही इसका उद्देश्य है, सोचना, सवाल करना और अपनी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देना। तो आज की चर्चा का मुख्य सार यही है कि समस्या ऊर्जा में नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रति हमारी बेहोशी और सामाजिक दमन में है। ओशो का मार्ग भोग या त्याग का नहीं, बल्कि जागरूकता और रूपांतरण का है। बिल्कुल। हम अपने श्रोताओं के लिए ओशो के अंतिम संदेश के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। सेक्स समस्या नहीं है, अचेतन मन समस्या है। इस पर सोचिए, शर्म मत कीजिए, जागरूक बनिए। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार, जिसके साथ इस गहरी यात्रा को विराम दिया जा सकता है। अगर इस बातचीत ने आपकी सोच को कहीं भी छुआ है या आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें जो शायद इन्हीं सवालों से जूझ रहे हों, ताकि ये गहरी समझ और लोगों तक भी पहुंच सके। कल एक और दिलचस्प विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।